चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका राष्ट्रवाद का अर्थ। अगर हम राष्ट्रवाद का अर्थ समझते हैं तो एक लाइन में इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। एक लाइन में डिफाइन हो गया। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है। अब राष्ट्रवाद कहलाता है प्रेम की भावना, तो इसको थोड़ा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? अपने देश के लिए भारत एक, आप जानते हैं कि भारत जो है यहाँ पे अनेक धर्मों और अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, और अनेक धर्मों और अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, और इसको बांध के रखना है, जकड़ के रखना है। कहने का मतलब है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है वो कहता है कि सबसे पहले आप भारतीय इंडियन हो, उसके बाद आप जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन जब देश की बात आएगा तो आप सभी केवल इंडियन और भारतीय होंगे। ये देश के प्रति अपनी प्रेम की भावना को दर्शाता है। अगर देश की बात हो तो एक हिंदू भी निकलेगा, एक मुस्लिम भी निकलेगा, एक क्रिश्चियन भी निकलेगा, बौद्ध भी निकलेगा। अनेक धर्मों के लोग एक साथ डंडे लेके, लाठी लेके युद्ध करने के लिए निकलेंगे। जस्ट लाइक बोल सकते हैं, क्या ऐसा कोई रूल्स बना है कि जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक शहीद होते हैं वो किसी विशेष धर्म या किसी विशेष समुदाय के लोग होते हैं? बिल्कुल नहीं। वो हर धर्म और हर समुदाय के लोग उस बॉर्डर पे अपने देश की रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। ये उन लोगों के वे लोग देश के प्रति अपने राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाता है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको राष्ट्रवाद। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आखिर राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक क्या रहे होंगे। तो यूरोप में राज्यों का उदय भी एक इसका कारण रहा। जैसे क्या होता है कि इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको मैं बताता हूं। एक परिवार में 4 भाई रहते थे। ठीक है। बड़ा भाई कमाता था और छोटा भाई उसका, और 3 भाई कमाते थे, लेकिन छोटा वाला भाई जो है ना वो काम नहीं करता था, तो खाता था। शादी ब्याह हो गया सबका, तो भाभी लोग बोलने ताना देना स्टार्ट की कि ये तो कमाता वमाता है नहीं, बस घूम रहा है भैया, भाई लोग के कमाई पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये दिक्कत है। तो इसके लिए क्या बोला गया कि इसको ऐसा कर दीजिए कि अलग कर दीजिए। अलग इसलिए किया गया, उसको डिवाइड इसलिए किया गया, या वो अपने आप को डिवाइड इसलिए कर लेता है, कहता है जब भाभी लोग के ताना सुन सुन को पक जाता है तो खुद ही बोलता है भैया अब हमें अलग रहने दीजिए, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। वो अलग आया और अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट किया। वो भी सोचा कि मेरा भी एक सियाना हो ताकि कल को कोई आके मुझे ताना ना मारे। ऐसी कहानियां बनती गई। उसी में से एक कहानी की बात मैं भी करने वाला हूं। यहाँ पे झारखंड की अगर बात करते हैं, झारखंड और बिहार पहले एक में था। झारखंड में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। सोचा कि क्यों नहीं हम बिहार से अलग हो जाए। जब अलग होंगे तो केवल हम अपने बारे में सोचेंगे, और जब अपने बारे में सोचेंगे तो हम अधिक विकास हो सकते हैं। और यही कारण होता है कि राज्य टूट के 2 राज्यों में डिवाइड हो जाते हैं, ताकि दोनों का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। तो ये भी कारण रहा कि राज्य का उदय, जिससे लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जगती गई। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भारत में, तो भारत, वियतनाम जैसे देशों में उपनिवेशवाद का आंदोलन जो है वो राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। क्योंकि ये जो उपनिवेशवाद थे, जो शक्तिशाली देश थे, ठीक है, जो कमजोर देशों पे आके अपना निवेश को बढ़ावा देते थे, और वहाँ पे वो लोग जाके, जैसे कि इंडिया को भी तो उसी टाइप में गुलाम बनाया गया है ना। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने का कारण क्या है। हम जानते हैं कि हमारा देश जो है अंग्रेजों
से गुलाम था। 1857 का पहला क्रांति हुआ जब लोगों को ये मन में जगने लगा कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बहुत तकलीफें दे रहे हैं, हमारे ही घर में घुस के हम ही को सिखा रहे हैं, साना पट्टी बना रहे हैं, अंग्रेज आया और हम ही पे हुक्म चला रहा है। तो देश के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है, लेकिन अब लोगों के अंदर उस क्रांति 1857 की क्रांति के बाद लोगों के अंदर देश के प्रति जो है वो राष्ट्रवाद की भावना का जागरूक होना, लेकिन लड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे आजकल लोग जो है मूवी देख के अनेकों स्टंट करते हैं और अनेकों रील्स बनाते हैं ना। जैसे एक मूवी आया पुष्पा, तो पुष्पा का डायलॉग को लोगों ने काफी कॉपी किया कि पुष्पा साला झुकेगा नहीं, इस टाइप का डायलॉग्स को लोगों ने कॉपी किया, रील्स बनाया बहुत। तो ये एक कल्पना ही तो किया, कल्पना करके खुद को उसके प्रति डालने के कोशिश करते हैं। जब आप लड़ाई करते तो उसके लिए आपको कुछ चाहिए ना, एक चित्र जिससे बनता है भारत माता की छवि। भारत माता की छवि बनाई गई, ठीक है, चित्र बनाया गया और उस चित्र को प्रेरित करने के लिए गीत गाए गए, लोक कथाएं की गई, ठीक है, साहित्य लिखे गए, लोगों तक जा जाके लोगों को जागरूक किया गया कि आप अपने राष्ट्र के लिए उठो, लड़ो, कब तक तुम दूसरों के बस में रहोगे। ये माँ है तुम्हारी, भारत माँ है, ये पूरा जो इंडिया है पूरा वो हमारी माता है और इस माता को किसी गैरों ने कब्जा कर लिया है, अब हमें इसे छुड़ाना है। समझ रहे हैं ना। तो फिर मान लीजिए कि वो भारत माता का छवि बन गया, अब एक झंडा भी होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए प्रत्येक कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं। जैसे महाभारत और रामायण की युद्ध को देखें तो वहां भगवा का झंडा होता था ना, तो सबका बिना प्रतीक का, बिना जुनून का और बिना झंडे का, चिन्ह का आप किसके लिए लड़िएगा, कुछ तो चिन्ह होना चाहिए ना। तो भारत का झंडा फिर आया चिन्ह के रूप में, भारत माता का छवि आया। तो इस प्रकार हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगते गई और अपने राष्ट्र को आजाद कराने के लिए हम लोग दिल से, ठीक है, जुनून के साथ लग गए और काफी काफी अति करने के बाद, मेहनत करने के बाद कह सकते हैं कि बहुत सारे बलिदान देने के बाद जो है हमारा देश आजाद हुआ और आज हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। चलिए आगे फिर क्या है टॉपिक्स। प्रथम विश्व युद्ध के का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध के पश्चात परिस्थितियां क्या रही। आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध से भारत में भी बहुत तरह का प्रॉब्लम हुआ। जैसे भारत में रक्षा संबंधी खर्च जो है, जो सैनिकों को, जो भारत के सैनिक हुआ करते थे उससे संबंधित जो खर्चे थे वो बढ़ गए। खर्च बढ़े तो टैक्स जो है लगाया गया, ठीक है, सरकार के द्वारा टैक्स में डबल टैक्स कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया, महंगाई बढ़ गया, ठीक है। 1913 से 1918 तक दाम दो गुने हो गए थे। 1913 से अगर बात करें 1918 तक तो दाम जो है ना वो दो गुने बढ़ चुके थे। इतना ज्यादा दाम जो है वो बढ़ गए थे। फसल खराब होने के कारण भूखमरी भी आ गया था और भूखमरी में ही एक बीमारी का जन्म हुआ 1918 में, स्पेन फ्लू। स्पेन फ्लू के नाम से ये बीमारी जाना जाता है, लेकिन ये स्पेन से नहीं आया था, ठीक है, स्पेन से नहीं आया था क्योंकि इसका सटीक प्रूफ नहीं मिलता है कि आखिर ये बीमारी कहां से जन्म लिया। ये स्पेन फ्लू एक ऐसा बीमारी था, हल्का सा गले में खराश होता था, बुखार लगता था, सर दर्द होता था और लोगों की डेथ हो जाया करता था। ठीक कोरोना के ही जैसा ये भी बीमारी था। उस समय लगभग 5 करोड़ लोग जो हैं इस बीमारी से मरे थे पूरे विश्व में और 50 करोड़ लोग जो हैं
वो संक्रमित हुए थे। उस समय ना मास्क थी और ना ही दवाइयाँ मेडिसिन्स थे। और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इसका असर जो है भारत में हुआ था। 5 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में मिला के मरे थे, लेकिन उनमें से 1 से 2 करोड़ जो लोग थे वो कहाँ के थे पता है आपको? इंडिया के। 1 से 2 करोड़ के लगभग में लोग इंडिया के थे। इंडिया में इस बीमारी को बम्बे फ्लू और के नाम से जाना जाता था, या बम्बे फीवर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे लोग किस प्रकार मर रहे थे? यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी की मौत हुई थी तो वो था दलित। दलित लगभग 61.6% लोग मारे गए थे, सबसे ज्यादा। अगर हम बात करते हैं दलित, मुस्लिम 19 और स्वर्ण 18, ईसाई 18 और यहूदी 11, यूरेशियन 11, फारसी 9, यूरोपियन 8.3। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है भारत में दलित समुदाय के लोगों को मृत्यु हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि देश हमारा जब आजाद नहीं था तो दलित समुदाय के लोग जागरूक नहीं थे। जस्ट बोल सकते हैं कि वो समाज से बहुत दूर रहते थे, वो बहुत कमजोर थे, वो लड़ नहीं सकते थे। उनके पास उनकी इलाज के लिए जो है लोग, उनकी बहुत सारी दलित बस्तियों में जो है लोग इलाज के लिए जाते भी नहीं थे, क्योंकि लोग उसमें उनसे भेदभाव रखते थे, उनसे छुआते थे। तो भेदभाव और छुआछूत रख होने की वजह से वहां तक उनकी सही इलाज नहीं पहुंची, और कह सकते हैं कीड़ों मकोड़ों के जैसा लोग मरे जा रहे थे इस बीमारी से। कोरोना के ही जैसा ये बीमारी भी बहुत दिनों तक रहा, 2 साल तक ये बीमारी रहा था। 1918 से स्टार्ट हुआ था और 1920 तक ये बीमारी रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी आपका कोरोना 20 से स्टार्ट हुआ, 22 तक अपना असर दिखाता रहा। तो ये था आपका फ्लू। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे